हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 5 की अनुच्छेद में भाग नंबर 5 की, जिसमें हमारे अनुच्छेद आते हैं 52 से 151 तक। मैंने आपको कल इसके बारे में बता दिया था कि हम कल क्या पढ़ेंगे। मैंने आपको हेडिंग डलवा दी थी, यहीं से हम बात करेंगे आज। पिछली क्लास की मैं आपको जानकारी दे दूं, पिछली क्लास में मैंने आपको भाग नंबर 4 कराया था, जो बताया था मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व, और इसके बाद मैंने बात की थी मौलिक कर्तव्यों की, जो आते हैं हमारे भाग नंबर 4A के अंदर। इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। और 11वां हमारे पास मौलिक अधिकार कौन सा जुड़ा, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा जुड़ा, तो उसे कहते हैं 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जुड़ा, जिसे कहते हैं शिक्षा का अधिकार। यहाँ तक की हम बात कर चुके थे, इससे आगे की हम अनुच्छेद की बात करेंगे अब। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार क्लास को सभी को शेयर कर दें, और जो भी बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए प्यारे साथियों, देखते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम चलने से पहले देखते हैं चार टॉपिक को, जिसके अंदर मैं आपके सामने हर रोज लाता हूं एक मोटिवेशन शायरी। तो आइए देखते हैं मोटिवेशन शायरी को। चार चांद में दिया है, संभव की सीमा जानने के लिए आप एक ऐसा काम कर दें कि आप असंभव से भी पार हो जाएं। यानी असंभव काम से भी आप आगे निकल जाएं। आप एक ऐसा काम कर दें। अगर आपको किसी भी काम की संभव सीमा जाननी है तो आप उसके लिए ऐसा काम करें कि कोई नहीं कर सकता हो। यानी एक ऐसा काम करें जो असंभव हो। किसने कहा ये, तो स्वामी विवेकानंद ने हमको बताया कि संभव की सीमा जानने के लिए आपको असंभव कार्य भी करने पड़ेंगे, क्योंकि संभव कार्य को तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो असंभव कार्य करता है वही एक अच्छा आदमी कहलाता है, वही एक अच्छा स्टूडेंट कहलाता है। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी क्लास को। एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी को, और जो भी बच्चा नया है, जो भी हमारे चैनल पर नया स्टूडेंट जुड़ चुका है, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए प्यारे साथियों, देखते हैं आज की क्लास को। आप अपना पॉइंट बना सकते हैं, जिसे कहते हैं भाग नंबर 5। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्लास के नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से आपको जो अहमियत मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। आपको स्वयं के नोट्सों में ही सब कुछ होता है। नोट्स अगर आप दूसरे को पढ़ेंगे तो वो दूसरे के अनुसार होते हैं लिखे हुए, लेकिन अपने नोट्स स्वयं के अनुसार होते हैं, तो वो जल्दी समझ में आते हैं, जिससे कि हमें आगे जाकर एग्जाम टाइम के समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा लिखा हुआ होता है, हमें समझ में आता है। आइए देखते हैं भाग नंबर 5 के बारे में। और भाग नंबर हमारे पास 5 आता है, जिसे कहते हैं संघ, या इसी के संघ या केंद्र शासित प्रदेश। तो अपने हमारे अनुच्छेद नंबर अगले में आएंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ऐसे लिख सकते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसके अंदर हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 52 से लेके हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 151 तक। तो इसमें हमारे अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 52 से 151 तक हम बात करेंगे अनुच्छेदों की। तो आइए प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं 1 बाय 1। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और सभी जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा भी एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर तैयारी करने की कोशिश करूंगा। और मैंने आपके लिए एक क्लास और लगाई है, जिसे कहते हैं राज्य दर्शन। प्यारे साथियों, इसमें हम उत्तर प्रदेश का सभी जितने अंदर जिले हैं, यानी उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, इन्हीं 75 जिलों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। उसके बारे में मैंने आपको स्टेटस लगा दिया है, सभी को शेयर कर दें, जिससे कि सभी को पता चल जाए कि हाँ, हमने एक नई क्लास शुरू की है, जो आपके एग्जाम से रिलेटिव बहुत ही अच्छी क्लास है। आइए देखते हैं भाग नंबर 4 में अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 52 से 62 तक के हम बात करेंगे। पहले आप इसे ढांचा बना लें कि हमारे जो संविधान है वो 52 में कैसे कैसे हमारे पास चला।
तो इसके बाद में आप नोट कर लें कि हमारे संविधान के अंदर जो संघ है वो किस प्रकार से चलता है। तो वो 3 प्रकार से चलता है, जिसे कहते हैं कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। इन्हीं तीनों के बारे में आप नोट कर सकते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, और दूसरा होता है विधायिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। इनमें किस किस तरह से हमारी सरकार चलती है, कैसे कैसे हमारा पॉइंट, कैसे कैसे हमारे पास कौन कौन कानून किस तरह से बनाते हैं, इनके बारे में भी बताया है। तो कार्यपालिका के अंदर जो कार्य होते हैं, यानी जो भी व्यक्ति कार्य बनाएगा तो वो कैसे होंगे, तो वो कार्यपालिका के अंदर आएंगे। यानी जो शक्तियां होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, कार्यपालिका के अंदर। जैसे कि हमारे पास राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी काम आता है तो राष्ट्रपति जिसे मंजूरी देता है वो, उसके बाद उपराष्ट्रपति भी इसी के अंदर आएगा, और उपराष्ट्रपति के बाद हमारे पास अगला इसी के अंदर आएगा प्रधानमंत्री, और संघ का मंत्रिपरिषद, और भारत का महान्यायवादी भी इसके अंदर ही आता है। तो आप नोट कर सकते हैं प्रधानमंत्री और संघ का मंत्रिपरिषद, और इसके अंदर ही हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ का मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 148 के अंदर, अनुच्छेद 76 के अंदर, भारत का महान्यायवादी। और कार्यपालिका के अंदर ये सब आते हैं। और इसके बाद हमारे पास आती है विधायिका। विधायिका का मतलब क्या होता है, विधायिका के अंदर आती है संसद। जैसे कैसे कैसे हमारी विधि बनेंगी, लोकसभा के अंदर कैसे बिल पारित होगा, राज्यसभा के अंदर कैसे बिल पारित होगा, इन्हीं के बारे में। और अंतिम रूप से हस्ताक्षर कौन करता है, तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति। इसका काम क्या होता है, तो इसे ही कहते हैं हम विधायिका। विधायिका आप समझ लें कि विधायिका किसे कहते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा की जो संसद बनती है उसे कहते हैं विधायिका। यानी ये सब लोग मिलकर आपस में काम करते हैं। पहले लोकसभा में बिल जाता है, राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति अंतिम रूप से हस्ताक्षर करता है, तब जाके ये न्यायपालिका में पहुंचता है। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ही तय करता है हमारा कि ये बिल कैसा रहेगा फाइनल तरह से, जब जाके पेश किया जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, विधायिका के अंदर हमारा आता है संसद। और संसद में हमारा कौन कौन होता है, तो संसद में होता है राष्ट्रपति, और होता है लोकसभा, अगला होता है राज्यसभा, और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं न्यायालय, कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत का महाधिवक्ता, भारत का महान्यायवादी इसी के अंदर आएगा। महान्यायवादी तो इसके अंदर आता है, इसे कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सब न्याय के ही काम करते हैं। इसके बाद हम अनुच्छेदों को देखते हैं 1 बाय 1। हमारे पास 52 से लेकर 62 तक हमारे पास अनुच्छेद आएंगे, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में आप देख लें। राष्ट्रपति को देख लें आप, अनुच्छेद नंबर 52 हमारा कहता है, पहले आप लिख लें अनुच्छेद 52 से 62 तक हमारे पास बात करेंगे हम राष्ट्रपति की। और अनुच्छेद नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये हमारा कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो ये कहता है अनुच्छेद नंबर 52।
इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद कहता है, जिसे कहते हैं 53, वो कहता है संघ की जो भी शक्तियां होंगी वो किसके अधीन होंगी। तो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसके अधीन होंगी, तो वो राष्ट्रपति के अधीन। अनुच्छेद नंबर आप 53 लिख लें। इन्हें मैं आपको 1 बाय 1 सभी को समझाता भी चलूंगा, जहां जहां समझाने की बात आती है मैं सारी चीज समझाता हूं। अनुच्छेद नंबर 53 कहता है हमारे पास संघ की कार्यपालिका की शक्तियां, यानी जो संघ के अंदर जो भी शक्तियां होंगी कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां, ये हमारी आती हैं अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर। संघ की कार्यपालिका की शक्तियां से मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं वो कैसे कैसे हमारे संविधान में आती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताता हूं। प्यारे साथियों, आप यहाँ न लिख के, मैं आपको अभी कुछ ही देर में जब इसकी मैं शक्तियाँ लिखवाऊंगा तभी मैं आपको सारी शक्तियाँ भी लिखवाऊंगा, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं इसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। तो इसके पास हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, तो आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास, और जो होती हैं सेना अध्यक्ष की शक्तियाँ वो भी होती हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ भी होती हैं। सबके बारे में मैं 1 बाय 1 बात करूंगा। अभी पहले आप अनुच्छेदों को लिख लें, क्योंकि अनुच्छेदों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो ज़्यादा बड़ा एग्जाम होगा तो उससे थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन छोटे एग्जामों में आपको अनुच्छेदों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहले एक बार अनुच्छेदों को लिख लें, उसके बाद हम चलते हैं। थ्योरी भी मैं आपको सारी लिखवाऊंगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 54। हमारे पास अनुच्छेद नंबर 54 आता है, और जो हमारे पास बात करता है 54 कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा, उसी के बारे में बात करता है अनुच्छेद नंबर 54। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और इसी निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन शामिल होता है, तो इसी निर्वाचक मंडल के अंदर शामिल होता है हमारे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। किस किस के, तो निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और जो हमारी विधानसभा होती है विधानसभा के सदस्य, और जो दिल्ली और पांडिचेरी है यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो भी निर्वाचित। आप एक बात ध्यान रख लें कि कभी भी आपको पूछा जाए कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो नहीं, मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को ही भाग लिया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आप नोट कर लें यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या होता है। तो संसद के सदस्य भाग लेंगे। संसद के अंदर मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, वो भी कैसे, संसद के सदस्य, और वो भी कैसे, निर्वाचित। आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें, मनोनीत आएगा तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। इसके बाद हमारे पास आती है विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य, इसके बाद हमारे पास आती है जो कहते हैं पांडिचेरी और दिल्ली। पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों को भी जो निर्वाचित होते हैं वो भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। आइए इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 55 के अंदर क्या आता है, निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया होगी निर्वाचित करने की वो किस किस तरह से की जाएगी, उसी के बारे में बात करिए हमारी अगले अनुच्छेदों में, जिसे कहते हैं 55। तो आप नोट कर लें। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया।
कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि ये निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति की कहाँ के संविधान से ली गई है। मैंने आपको पहली क्लासों में लिखवाया कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो यूएसए के संविधान से। मैंने आपको बताया है, जिसे नहीं पता है वो नोट कर ले दोबारा, यूएसए के संविधान से बचपन में। और निर्वाचन प्रक्रिया हमारे संविधान के अंदर कैसी प्रक्रिया दी गई है राष्ट्रपति को, तो एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति। आइए इसे देखते हैं कैसी पद्धति है। तो एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतदान प्रणाली जो हमारे संविधान के अंदर अपनाई जाती है, ये कहाँ से अपनाई गई है, तो ये अपनाई गई है यूएसए के संविधान से। और ये कैसी है, तो आप इस शब्द को ध्यान रखें, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को ही अपनाया जाता है हमारे संविधान के अंदर। यानी जो हमारे अभी राष्ट्रपति बने हैं न्यू, जिसे कहते हैं द्रौपदी मुर्मू, वो किस तरह से चुनी गई थी, तो एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा। वो भी कैसी होती है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव जब होता है तो किस तरह से होता है। राष्ट्रपति के जितने चुनाव जो भी व्यक्ति वोट देता है, तो वो सभी व्यक्तियों को वोट देता है, यानी कि एक व्यक्ति को वो वोट नहीं देता है। अगर 2 सदस्य खड़े हैं, 3 सदस्य खड़े हैं, तो वो तीनों को या 2 को वोट देगा। जबकि वो चुनने के लिए क्या करता है, अपना पहला वोट किसे देगा, उस पर मान्यता होती है। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुल कितने सदस्य होने चाहिए, इसके बारे में बताया है। कुल कितने सदस्य होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल 50/2+1 ये सदस्य होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के लिए। यानी 50/2+1 जब ये सदस्य आ जाते हैं तो ही राष्ट्रपति बन जाता है, अन्यथा चुनाव दोबारा होता है। अगर चुनाव के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी व्यक्ति 2 बराबर वोट आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, दोबारा से चुनाव होते हैं और दोबारा से वो सब व्यक्ति चुनाव में वोट डालते हैं। ऐसा होने वाले हमारे जो पहले राष्ट्रपति बने वो कौन थे, तो वो कौन थे, बीबी गिरी। बीबी गिरी को ही निर्विरोध चुना गया था चुनाव के अंदर। जो पहले ऐसे करने वाले कौन से राष्ट्रपति, तो वो पहले राष्ट्रपति। आप नोट कर सकते हैं ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने, जो निर्विरोध चुने गए, तो वो बीबी गिरी। आइए इसके बाद अगला अनुच्छेद आता है 56। अनुच्छेद नंबर 56 हमारा कहता है, अनुच्छेद नंबर हमारा 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो किसके बारे में बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल के बारे में बताया है कितना होता है, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ये कैसा होता है, तो और इसी के अंदर आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति अपना, इसी के अंदर आएगा वो त्यागपत्र। त्यागपत्र देता है किसे, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 57। 57 में बताया हमारा जो राष्ट्रपति है वो, हमारे संविधान में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति को 1 बार चुना जाएगा, 2 बार चुना जाएगा, 3 बार चुना जाएगा। इसके लिए कोई भी बात नहीं बताई है। हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रपति को अनिश्चित काल तक चुनने की वरीयता दी गई है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अगले अनुच्छेद में आता हमारा 57 में, अनुच्छेद नंबर 57 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हो सकता है। पुनर्निर्वाचन हो सकता है। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं राष्ट्रपति की
पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद के लिए ये योग्यताएं आती है, वो हमारे कौन से अनुच्छेद में आती हैं? तो वो आती हैं अनुच्छेद नंबर 58 के अंदर। तो आइए 58 को हम देख लेते हैं। हमारे पास 58, मैं इसे आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं, आप नोट जरूर करते चलें, मैं बार बार यही बात बताता हूं। आइए, जो हमारा अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 58, अनुच्छेद नंबर आप नोट कर लें 58। और 58 के अंदर हमारे पास आता है राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की और राष्ट्रपति की योग्यताओं में क्या क्या होगा? तो आप पहला पॉइंट नोट करेंगे, भारत का नागरिक हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी है या कोई भी व्यक्ति किसी और देश का मूल नागरिक है तो वह भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके लिए यह संविधान के अंदर वरीयता नहीं दी गई है कि कोई अन्य देश का व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कोई भी नहीं बताया है। चुनाव यानी कुछ भी काम भारत के अंदर नहीं हो सकता, कोई अगर विदेशी अगर करना चाहे तो संसद के अंदर। आइए, इसके बाद हमारे पास अगली योग्यता हमारे पास आती है कि वह 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और अगली योग्यता है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 35 वर्ष की आयु। इसके बाद हमारे पास अगली योग्यता आती है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी बनने की योग्यता हो, और वो लोकसभा का सदस्य नहीं हो, परंतु लोकसभा का सदस्य नहीं हो, लोकसभा का सदस्य नहीं हो, और जो बनने की योग्यता होनी चाहिए, खाली लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और वह अगर ना भी हो भारत लोकसभा का सदस्य तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके पास लोकसभा की जो योग्यता होनी चाहिए, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास अगला आता है, और अगले में हमारे पास बताया है जिसे कहते हैं, प्यारे साथियों, इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं पागल या दिवालिया ना हो, ये तो सभी में आ जाएगा, क्योंकि पागल या दिवालिया को भारत के संविधान में कोई जगह नहीं दी गई है। इसके बाद हमारे पास अनुच्छेद नंबर आता है 59 को आप नोट कर सकते हैं। 59 हमारा कहता है कि अनुच्छेद नंबर 59 जिसके अंदर आता है कार्यालय की शक्ति, कार्यालय की शर्तें। और इन्हीं शर्तों के अंदर बताया कि राष्ट्रपति जो होगा वो एक सरकारी भत्ते का योगी होगा, यानी सरकारी वेतन भत्ते राष्ट्रपति सरकारी वेतन भत्ते का भोगी होगा। इसके बाद हमारे पास इसी के अंदर आता है जो राष्ट्रपति कार्यालय होगा वह कहाँ होगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास होगा। तो राष्ट्रपति कार्यालय कहाँ होगा? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी तथा न्यायालय के समीप होगा। जो राष्ट्रपति है वो सरकारी वेतन भत्ते का भोगी होता है, और राष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है वो कहाँ होता है? न्यायालय के पास होगा, और जो राष्ट्रीय राजधानी होगी वहीं होगा राष्ट्रपति का कार्यालय। ये कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 59 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 59 के अंदर और क्या बात बताइए? तो अनुच्छेद नंबर के अंदर बताया है कि जो राष्ट्रपति होता है हमारा, वो राष्ट्रपति किसी भी
किसी भी अन्य आय पर नहीं होगा, यानी किसी भी अन्य आय के लिए वह नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 60। अनुच्छेद नंबर आप 60 नोट कर लें। तो आइए नोट करते हैं अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर हमारा कौन सा हो गया? तो अनुच्छेद नंबर हो गया हमारा 59। 59 के बाद आता है 60। 60 में हमारा अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं शपथ। राष्ट्रपति की शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत का। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत का। भारत का जो न्यायालय होता है उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाता है। और किसकी उपस्थिति में? तो ये अगर इनमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं हो तो शपथ कौन दिलवाएगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश होता है तो वो उसको राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। आइए इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं 61। 61 में आता है हमारा महाभियोग। अनुच्छेद लिख लें आप 61 महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया हमारी कैसे होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2/3 सदस्यों को अगर पास कर संसद में पेश किया जाए, और ऐसा करने के लिए अगर राष्ट्रपति से कहा जाए कि आप गलत काम कर रहे हैं, और अगर ये बिल पेश करके संसद में, यानी पहले कहाँ जाएगा बिल? तो पहले जाएगा लोकसभा के अंदर, फिर जाएगा राज्यसभा के अंदर। इन्हीं में 2/3 सदस्य अगर इस बिल को पेश कर देते हैं तो 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है किसे? राष्ट्रपति को, कि आप इस तरह से गलत काम कर रहे हैं और आप पर यह महाभियोग चलाया जाएगा। अगर इन 14 दिनों के अंदर राष्ट्रपति अपनी जो उसने काम किया है या नहीं किया है उसका सबूत दे देता है तो महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो सबूत नहीं देता तो 14 दिनों के बाद लोकसभा के अंदर जो प्रक्रिया महाभियोग की वो शुरू हो जाती है, और वहां पर 2/3 सदस्य जब पास कर देते हैं तो उसके बाद यह बिल राज्यसभा के अंदर जाता है, और राज्यसभा में भी जब 2/3 सदस्य इसे पास कर देते हैं तब जाकर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करता है और राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देता है। इसे ही कहा जाता है महाभियोग। तो आप नोट कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 61 महाभियोग। आप मुझे नोट करके बताएं कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है, और हमारे संविधान में सबसे पहले ये कहाँ से शुरू हुई। यानी हमें ये भी बता सकते हैं आप कि हमारे संविधान के अंदर जो महाभियोग है वो सबसे पहले किस गवर्नर जनरल पर लगा था। आइए अपना अगला अनुच्छेद देखते हैं 52। और 52 में हमारा आता है जिसे कहते हैं राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 62 राष्ट्रपति का खाली पद 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए। ये कहाँ बताया? तो अनुच्छेद नंबर 62 के अंदर। तो आज हमारी क्लास जो है वो यहीं रुकती है। मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियां आती हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कल। प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी, और सभी को शेयर कर दें जिससे कि सभी बच्चों को पता चले कि हमारी एक संविधान की महत्वपूर्ण क्लास चलती है हर रोज स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर। हर रोज 2 PM पर मैं आपसे मिलता ही हूँ। तो आइए, आज की क्लास समाप्त होती है। अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों का सम्मान करें, और चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।